ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बंगाल किधर, विदर वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल पिछले कई अरसे से टर्मोइल से गुजर रहा है। बहुत पहले संदेश खाली का झमेला हुआ, एक वहां दंगे हुए, फसाद हुए और सब जानते हैं। और ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल में एक लगभग जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा था। उस वक्त भी कुछ लोगों ने डिमांड की थी भी राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। वो फेज गया। फिर मेडिकल कॉलेज को लेकर के बहुत टर्मोइल हुआ पश्चिम बंगाल में, काफ़ी लंबा चला। मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने धरना दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, वो भी ख़त्म नहीं हुआ था। फिर टीचर्स का जो बहाली रद्द की गई उसको लेके शुरू हुआ। और अब मुर्शिदाबाद में जब वक्फ का बिल सरकार की तरफ से लाया गया और पारित हो गया, पार्लियामेंट में दोनों हाउस में पारित हो गया और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी कर दिए, तो उसका बड़ा विरोध वहाँ पर मुर्शिदाबाद में। और उसके विरोध के साथ साथ वहाँ काफ़ी संघर्ष हुआ और कई लोगों के घर जलाए गए। कई लोग वहाँ पर वहाँ से निकल करके कई लोग मालदा में गए, जाके शरण लिया। इस प्रकार की बड़ी दुखद स्थिति वहाँ पैदा हुई। तो आखिर पश्चिम बंगाल किस तरफ जा रहा है? पश्चिम बंगाल में ये सारी समस्याएं एक साथ क्यों आ रही है? और सामने चुनाव भी, अगले साल यहाँ विधानसभा के चुनाव भी हैं। अलग अलग राजनीतिक दृष्टि से बातें हो रही हैं। इसलिए हमने उचित समझा कि आज हम ताज़ा टीवी की तरफ से हम 3 प्रमुख पार्टियों के नेताओं को बुला करके उनसे बात करें और हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताएं कि कौन व्यक्ति क्या सोचता है, किसका क्या स्टैंड है, ताकि दर्शक सारे मामले को समझ सकें। इसके लिए हमने स्टूडियो में 3 बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। 3 राजनीतिक दलों से भी हैं, उनके विश्लेषण समझेंगे और फिर हम दर्शक पर छोड़ देंगे कि वो खुद स्वयं सोचें कि स्थिति कहाँ है, बंगाल किस तरफ जा रहा है। क्योंकि बंगाल में हम पीढ़ियों से रहते हैं और बंगाली, नॉन बंगाली, हिंदू मुस्लिम करीब करीब काफ़ी सौहार्द की स्थिति रही है बंगाल के अंदर में। पार्टीशन के बावजूद, बांग्लादेश बनने के बावजूद ये स्थितियाँ क्यों बिगड़ रही हैं? हम सब उससे प्रभावित हैं, हम सबको चिंता भी है। तो इसके लिए हमने स्टूडियो में 3 व्यक्तियों को आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। एकदम दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर निखिल प्रसून। ताज़ा टीवी में कई बार आ चुके हैं और उन्होंने अपने वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, यानी स्पोक्स पर्सन भी हैं। उनके पास ये बैठे श्री प्रभात तिवारी, तृणमूल युवा कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर। हमारे यहाँ ताज़ा टीवी में इन्होंने भी कई बार सागर मंथन के कार्यक्रम में भाग लिया है। और शेष में बैठे हैं इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट साहब। वो सीपीआईएम के हावड़ा जिला के डिस्ट्रिक्ट नेता है और हावड़ा कॉरपोरेशन के एमआईसी भी रह चुके हैं और मेयर इन काउंसिल भी रह चुके हैं। आइए हम अपनी बात की शुरुआत निखिल साहब से करते हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून। डॉक्टर प्रसून, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताज़ा टीवी में आप कई बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ये बड़ी आपका व्यक्तिगत बहुत कृपा है कि हमने जब भी आपको याद किया आप हमारे आते हैं और अपनी पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी के स्टैंड को बताते हैं। उससे हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत, उनको ज्ञान वृद्धि होती है, उनको जानकारी बढ़ती है। विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जानकारियाँ मिलनी चाहिए। डॉक्टर तिवारी, मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल टर्मोइल में जा रहा है। पॉलिटिकली वैसे स्टेबिलिटी है, 3 साल से एक पार्टी जीत रही है। उसके पहले बहुत वर्ष तक सीपीएम लेफ्ट फ्रंट रूल, उसके पहले कांग्रेस रही। तो ऐसे नहीं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बावजूद एक टर्मोइल चल रहा है। जैसे मैंने बताया, संदेश खाली बहुत समय की बात नहीं है, काफ़ी दंगा फसाद हुए, झगड़े हुए। चुनाव के बाद तो होते झमेले हो, तो हम लोग जानते हैं चुनाव के बाद झगड़े होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। संदेश खाली में लगा, हम लोग चिंतित हुए। उसके बाद फिर वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके पहले मेडिकल्स का शुरू हुआ, उसमें भी लगा कि बंगाल एकदम हो गया। और पूरा डॉक्टर्स की एजिटेशन जो चला, जिस केस को भी लेकर के चला, एक बहुत चिंता की बात हुई। और ऐसा लगा भी जो बंगाल कोई समय में मेडिकल क्षेत्र में नंबर 1 था, वो कहाँ जा रहा है, चिंता हुई सबकी। और अब हाल में वक्फ को लेकर के जो हुआ
वक्त बिल जब पास हो गया उसके बाद जो मुर्शिदाबाद में उसको लेकर विरोध हुआ, और विरोध के चलिए विरोध में डेमोक्रेसी में सबको राइट है विरोध करने का, लेकिन जो दंगे हुए वहाँ पर झमेले हुए, कई लोग बेघरबार हो गए, कई लोगों की दुकानें जल गई, 3 लोग मर गए, 200 से अधिक गिरफ्तारियाँ वहाँ पर हुई हैं, मोर देन 200 अरेस्टेड, फिर भी वहाँ पर अभी शांति का नाम नहीं हो रहा है, और ये सबके लिए चिंता की बात है। तो आप क्या सोचते हैं सारे मामले पे, आपका पार्टी स्टैंड क्या है डॉक्टर प्रसून? सबसे पहले मैं आपका और ताजा टीवी का विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वह अपने आप में उसने कई अनुत्तरित प्रश्नों को जन्म दिए हैं जिनके उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में यहाँ यह रेखांकित करना अत्यावश्यक है कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं है जो कि अभी देखने में आ रही है। पश्चिम बंगाल ने पूरे देश को और पूरे विश्व को दिशा दी है। इसीलिए कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है भारत कल सोचता है। तो आप देख लीजिए कि सनातन संस्कृति के पुरोधा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंदो घोष और उनसे पहले राजा राम मोहन राय से लेकर के जितने भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक रहे हैं, और जो लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर के, जिन लोगों ने जो सामाजिक कुरीतियों से लेकर के और सनातन का जो एक वास्तविक स्वरूप है उसकी स्थापना को लेकर के यहाँ उन्होंने काम किया है, संघर्ष किया, वहाँ से पश्चिम बंगाल की शुरुआत हुई। इतने साइंसदान हुए, जगदीश चंद्र बसु से लेकर के, और सीवी रमन ने भी अपना कार्य यहीं किया। तो उसके बाद उत्तरोत्तर ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल के जो विकास है उसे ग्रहण लगा। मैं यह मानता हूं कि शुरू में स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में, और उसके पहले मैं क्रांतिकारियों को भी नहीं भूलना चाहूँगा, खुदीराम बोस और अन्य क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश को नेतृत्व दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ वामपंथ की हवा चली, और उसके बाद वामपंथियों ने यहाँ की संस्कृति को, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, प्रदूषित करने का काम किया। एक आयातित विमर्श को ला करके यहाँ के समाज में विश्वमन करने का जो प्रयास किया गया, उसकी वजह से यहाँ की संस्कृति कलुषित हुई। यहाँ लोगों में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, और आपसी जो एक धार्मिक सनातनी जो एक प्रभाव था यहाँ के हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, उसका अभाव दिखने लगा। आप वर्ग संघर्ष की परिणति उसके बाद देखेंगे, जबकि यहाँ पर ये रविंद्र सरोवर में जो अशोक कुमार नाइट हुआ था, उस वक्त देखिए किस तरह से महिलाओं के साथ दुराचार किया गया था। उसके बाद आप देखिए यहाँ जिस तरह से जो हमारे जो उद्योगपति लोग थे, जो कि राजस्थान से आकर के उद्यमी लोग, जिन्होंने खून पसीने से बंगाल में एक औद्योगिक क्रांति का सृजन किया था, उसके खिलाफ एक तरह से वामपंथियों ने विद्रोह का ऐलान कर दिया। जिस तरह बिड़ला को, उस तरह वहाँ डलहौजी में जो है सो उनको उनके कपड़े फाड़ करके घुमाया गया, और जिस तरह से एक एक करके सारे उद्योगपतियों का यहाँ से पलायन शुरू हो गया। उसकी वजह से यहाँ की जो दशा दिशा है, जो औद्योगिक जो विकास है, उसमें जो है सो ग्रहण लगा। यहाँ गरीबी का आलम रहा, और उसके बाद वामपंथियों के बाद हमने देखा एक संघर्ष और हिंसा की राजनीति शुरू हो गई। और जब भी चुनाव होते थे, उसके पहले या उसके उपरांत एक बदले की भावना से काम होने लगा। और उसके बाद जब से तृणमूल कांग्रेस का आविर्भाव हुआ, और हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस से जो परिवर्तन की उम्मीद थी 2011 में, उसे मैं ऐसा मानता हूं कि तृणमूल कांग्रेस ने जो बंगाल की जनता है उसके साथ विश्वासघात किया। इन्होंने सीपीएम से भी ज़्यादा बढ़कर यहाँ के समाज में हिंसा, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विश्वमन किया। पूरे समाज में आपने देखा कि कल तक जो लोग समाज के हाशिए पर थे, जो मारे फिर रहे थे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, इस कांग्रेस में, इस तृणमूल कांग्रेस की राजनीति की वजह से वो लोग मुख्य धारा में आ गए हैं। कहीं ना कहीं वो लोग विधायक बन गए, कोई काउंसलर बन गया, मोटे मोटे सोने की चैन पहन करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूमने लगे और लोगों का शोषण करने लगे। इस वजह से अब जो ये राजनीति हो रही है, ये राजनीति अब पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस की जो राजनीति है वो भ्रष्टाचार और वोट बैंक आधारित राजनीति हो गई है। एक तरफ भ्रष्टाचार से उनका वित्त पोषण होता है, और वो अपने गुर्गे हर एक पाड़ा में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में उनके गुर्गे चलते हैं, जो कि लोगों को धमकाते हैं, और युवा जो है, कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पैसे देते हैं, और उस तरह से अपने वोट को मैनेज करके चलते हैं। और हर चीज में कट मनी का कल्चर चला। इस वजह से वित्त पोषण होता चला गया। एक भ्रष्टाचार की संस्कृति जिसे कि सिंडिकेट ने हवा दिया, उस भ्रष्टाचार की संस्कृति को तृणमूल ने और यहाँ की सरकार ने एक संस्थागत रूप दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, लोग कहेंगे कि मेरा काम ही है
मैं पिछले 10 सालों से तृणमूल के खिलाफ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि समाचार पत्रों में जो विश्लेषण आते हैं, जो निष्पक्ष समीक्षक होते हैं, उनकी जो बातें हम लोग सुनते हैं, उसमें भी यह परिलक्षित होता है। और उसके बाद वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का यह परिणाम देखिए कि जो पिछली बार, और उससे पहले मैं एक लाइन यहाँ कहना चाहूँगा क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ। आपने देखा कि संदेश खली की जो घटना हुई वो तो हुई, और उसके बाद जो आरजी कर का जो एक, मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आंदोलनों में से एक माना जाना चाहिए बंगाल में, किस तरह हम लोग प्रतिदिन सड़कों पर रहते थे, किस तरह से एक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, एक थ्रेट कल्चर का खुलासा हुआ मेडिकल कॉलेज में, जो उपकरण को खरीदने में, और वो जो एक तरह से मैं उसे जो वो हत्या हुई उसे, उसके तथ्यों को छुपाने में जिस तरह से सरकार और कोलकाता पुलिस की संलिप्तता दिनों दिन उजागर हुई, और सबूतों के अभाव में जिस तरह सीबीआई के भी हाथ बंधे रहे, और केवल एक व्यक्ति जो दोषी है उसे सजा हुई, लेकिन उसके पीछे जो है उन लोगों का अभी सीबीआई के हाथ में सबूत नहीं, और एक तरह से पूरी जनता एक तरह से असंतोष की भावना है जिस तरह से वो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सिस्टम में जो तृणमूल कांग्रेस ने खड़ा किया उसमें एनोमली आ गई, उसमें विषमता आ गई, और उसकी अंतिम परिणति ये हुई कि अब देखिए कि वोट बैंक की राजनीति है। और वक्फ संशोधन विधेयक जो आया उसमें जो गरीब मुसलमानों के लिए जो प्रावधान किए गए, और जो धनी और जो अमीर संपत्तियों पर जिन्होंने कब्जा किया था, उसके खिलाफ जब सरकार ने युद्ध का ऐलान किया, तो मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं के घरों से निकाल करके उनको मारा गया, और सैकड़ों की संख्या में वो लोग पलायन करने को बाध्य हैं, और उनकी दशा दिशा सुनने वाली सरकार नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर हिंदुओं का एक तरह से मैं कहता हूं उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है सरकार ने, इसने अपने आप में समूचे देश को एक तरह से सशंकित कर दिया है। और समूचा हिंदू समाज ही नहीं, जो सभ्य मुस्लिम समाज है और बाकी लोग हैं, वो भी सरकार से प्रश्न करते हैं पूरे विश्व से कि सरकार की नीयत क्या है, और वो कब तक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को हवा देती रहेगी केवल वोट बैंक के पोषण के लिए। इसलिए मेरा मानना है यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो सामाजिक रूप से उत्प्रेरित जो वर्ग है उसे विचार करने की आवश्यकता है। या तो सरकार सुधरे या सरकार मार्ग प्रशस्त करे किसी दूसरे सरकार के लिए, यह मेरा मानना है। डॉक्टर निखिल प्रसून ने बड़े सिलसिलेवार ढंग से पश्चिम बंगाल के बारे में, उसके राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में उन्होंने अपने ढंग से बातें बता रखी हैं हमारे सामने में। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के जो पुरोधा बंगाल में हुए, उनका पूरा भारत में नहीं पूरे विश्व में एक नाम हुआ, वो एक संस्कृति थी। लेकिन धीरे धीरे इसके विकास को ग्रहण लग गया, और बाद में कांग्रेस के शासन के बाद फिर जब वामपंथ का शासन आया तो उन्होंने भी उसकी पूरी संस्कृति को, जो बंगाल का जो कल्चर था जिसके लिए हमको गौरव था, जिन्होंने बंगाल के बारे में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत का सोचता है, उस संस्कृति को पूरा का पूरा उन्होंने प्रदूषित कर दिया और वर्ग संघर्ष के रूप में उन्होंने परिणति कर दी। उन्होंने बताया कि यहाँ से बंगाल से जो औद्योगिक रूप से बड़ा विकसित हो गया था बंगाल, वही उद्योगपतियों का पलायन हुआ और एक बदले की भावना से एक काम किया जाने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सीपीएम वाले काफ़ी अनपॉपुलर हुए और यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, टीएमसी सत्ता में आई। हमको उम्मीद थी कि टीएमसी कुछ करेगी, बंगाल का भला करेगी, लेकिन टीएमसी ने भी बड़ा निराश किया। जो सोचे थे हम लोग उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया उन्होंने। उसके साथ जितने बंगाल में जो अपराधी थे उनको प्रोत्साहित करने का काम किया और वोट की राजनीति के लिए उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल को छत विक्षित कर दिया उन्होंने। अभी जो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो नया बिल आया, जिसमें जो गरीब मुसलमान हैं, जो वंचित मुसलमान हैं, उनके लिए भले के लिए किया गया, लेकिन वो उसका विरोध किया उन्होंने, उसके लेकर के झगड़ा किया और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। और मुर्शिदाबाद में जो एक काफ़ी मुस्लिम बाहुल्य एक जिला है, उसके अंदर में काफ़ी आगजनी घटना घटी, संघर्ष हुआ, लोग मरे, 3 लोग मरे और लोगों का पलायन हुआ। आज वो पास के जिलों में जाकर के शरण ले रहे हैं वो लोग। उनका कहने का था कि सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं बल्कि सभ्य मुस्लिम समाज भी इन सारी चीज़ों से बहुत ही निराश है, ये डॉक्टर प्रसून का कहना है। डॉक्टर प्रसून जो भाजपा के नेता हैं। आइए हम अभी इसके पश्चात उन्होंने काफ़ी स्थितियाँ बताई, तीनों कैटेगरिकली बंगाल में कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे पुरोधाओं ने यहाँ संस्कृति बनाई, फिर कैसे संस्कृति का नष्ट हुआ और आज की क्या स्थिति, तीनों के बारे में उन्होंने डॉक्टर प्रसून ने बड़े अच्छे ढंग से कहा। हम इसके पश्चात चूँकि उन्होंने काफ़ी टीएमसी के बारे में भी कहा, सीपीएम के बारे में कहा, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ उपस्थित है, उनसे भी हम जवाब लेंगे।
फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बंगाल किधर, विदर्भ बंगाल। अभी ब्रेक में जाने के पहले भाजपा के नेता डॉक्टर निखिल प्रसून, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली सिलसिलेवार ढंग से पश्चिम बंगाल की पुरानी स्थिति, एक गौरवपूर्ण इतिहास, उसे कैसे कैसे धीरे धीरे खत्म हुआ, कैसे यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन हुआ और हम लोगों ने आशाएं की वो निराशा में बदली, और क्या आज स्थिति है बंगाल की, उन सब पर उन्होंने अपने ढंग से विहंगम दृष्टि डाली। आइए हम डॉक्टर श्री प्रभात तिवारी साहब से बात करते हैं, जो तृणमूल युवा कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी डॉक्टर प्रसून ने जो बातें कही, उनमें कई तीर उन्होंने आपकी टीएमसी पर भी लगाए, जो अभी रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल में। उनसे जो पहले उम्मीद की थी कि भाई परिवर्तन हुआ, सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का रूल था, पर तो उम्मीद थी कि कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन आपने टीएमसी के उनके हिसाब से टीएमसी में और अपराधियों को उन्होंने दिया और एक वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए पूरे बंगाल के कल्चर को उन्होंने नष्ट कर दिया। हम चाहते हैं प्रभात तिवारी जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या जवाब देते हैं, इस पर हमें संक्षेप में प्रकाश डालें। तिवारी जी। प्रथम तो मुर्शिदाबाद का जो दंगा हुआ, दंगा कभी भी अच्छी बात नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो या भारत के कोई कोने में हो। दंगा क्यों हुआ? दंगा का मुख्य मुद्दा क्या था? वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में लोग जो है इसको सही तरीक़ा से लागू नहीं किया गया, तो ये मुद्दा वहाँ से उठता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, जिसमें लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में हमारे तृणमूल कांग्रेस के 2 नुमाइंदे, एक लोकसभा से कल्याण बनर्जी जी और राज्यसभा से नदमुल हक साहब, और तमाम पार्टियों के लोकसभा राज्यसभा के उसमें सांसद शामिल किए गए। जेपीसी की मीटिंग बार बार होती रही, पश्चिम बंगाल में भी हुई, लेकिन भाजपा के मित्र अभी अपने पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि उस मीटिंग में विपक्ष के लोगों को अपने राय रखने की सही समय नहीं दिया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया और जोर जबरदस्ती करके जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी, पार्लियामेंट में बिल लाया गया और फिर जोर जबरदस्ती करके रात को, मध्य रात्र को इसको पारित कर दिया गया, जिसको हम लोग बंगला में बोलते हैं गाये जोरे। मतलब जोरदार तरीके से कि मतलब हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुमत में हैं, तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हम लोकतंत्र की बात नहीं सुनेंगे, हम प्रतिपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या हमारे इंडिया अलायंस के कोई भी पार्टी के नेता हो। कल्याण बाबू ने बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी, नदीमुल हक साहब ने बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी, लेकिन हमारी राय नहीं मानी गई। उसके बाद जल्दी से जल्दी में बिल पास करने के बाद में राष्ट्रपति साहिबा ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, और जब राष्ट्रपति साहिबा सिग्नेचर कर देती है उसके बाद वो कानून लागू हो जाता है। मतलब सप्ताह के अंदर ही सब कुछ हो गया। जबकि हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आरजी कांड होने के बाद एक अभया बिल पास किया है पिछले सितंबर महीने में, और आज चल रहा है अप्रैल का महीना। लगभग 8 महीना पार हो गए हैं, लेकिन अभी तक राजभवन से या राष्ट्रपति भवन से उस कानून पर साइन नहीं किया गया है। यहां 8 महीना लगता है एक अभया बिल पास करने में, अभी भी देरी हो रही है, टाल बहाना हो रहा है। लेकिन अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल 7 दिन में, मध्य रात्र में ही पास हो जाता है। यह है भाजपा की नीति, डबल इंजन सरकार की नीति। अपनी बड़ाई करते हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो पिछड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं,
अगर ऐसा होता, पश्चिम बंगाल अगर पिछड़ा होता, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 75 साल के भारत के इतिहास में पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय जी को अपना स्पीच रखने के लिए बुलाया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है विश्व के एक बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में सर्वश्रेष्ठ है। तो वहां कैसे ममता जी को बुला दिया गया? बंगाल तो बैकवर्ड होता जा रहा है, ममता जी के नेतृत्व में तो काम नहीं हो रहा है। ये हुई बात। रही बात दंगा की, मणिपुर में क्या हो रहा है? 1 साल बीत गए हैं, प्रधानमंत्री वहां जाते नहीं है, शांति बहाल नहीं होती है, हजारों हजार लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं, कितने संख्या में मृत्यु हो गई है। मुर्शिदाबाद में 3 मृत्यु हुई, उसके लिए हमें बहुत दुख है। 3 मृत्यु हो या 1 मृत्यु हो, मृत्यु बहुत ही दुखद होती है। लेकिन आप मणिपुर से कंपेयर कीजिए, जहां आपकी सरकार है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो वक्फ बिल कैसे आया, क्यों आया और इसलिए दंगा हुआ? आप मुद्दे पे जाइए ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप जब भी देखिएगा कोई पर्व त्योहार आता है, उस खास मौके पे ही हिंदू मुसलमान का काट हमारे राम, वाम और श्याम करते हैं। और आप देखिएगा कि 6 से 12 के बीच में श्री राम जी की जयंती, हनुमान जी की जयंती के मौके पे ही ये दंगा मुर्शिदाबाद में कराया गया, जहां पर मुस्लिम बाहुल लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये एक प्लानिंग थी। और सबसे बड़ी बात, ये जो जिला है मुर्शिदाबाद, मालदा जो जिला है, ये लगवा जिला है बांग्लादेश से। आपको ये भी समझना होगा, आपको उसके भीतर जाना होगा। अभी नए कानून के तहत बीएसएफ जो है वो 50 किलोमीटर का रेंज में सिक्योरिटी करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो 50 किलोमीटर अगर वो ले लेते हैं बॉर्डर एरिया को, तो राज्य सरकार का कितना काम बचता है? पूरा दावे के साथ मैं कहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राम, वाम, श्याम पार्टियों से मिलकर पैसा लेकर ये दंगा करवाया है, उस खास मौके पर जो श्री राम जी की जयंती और हनुमान जी की जयंती के बीच में था। मुद्दा जो भी कर दिया, मुद्दा तो आईवास होता है, दिखाने के लिए होता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। खजूरी बोल के एक जगह है उत्तर प्रदेश के बनारसी में, जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, जो अपने आप को भगवान की भी तुलना करवाते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी और राम, वाम, श्याम नहीं बोलते हैं। बंगाल पिछड़ रहा है। बंगाल अगर पिछड़ता तो अभी अभी लोकसभा का इलेक्शन जो खत्म हुआ है, हमारी सीटें नहीं बढ़ती और आपकी सीटें कम नहीं होती। तो बंगाल पिछड़ नहीं रहा है। ममता दीदी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ेगा। और दंगा फसाद आप लोग करवाते हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है शांति बहाल करता है और हम शांति बहाल करेंगे। श्री प्रभात तिवारी ने भी, जैसे निखिल प्रसून साहब ने कैटेगोरिकली उन्हें अपने हिसाब से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जेपीसी जो थी उसमें टीएमसी के 2 हमारे थे, एक लोकसभा के, एक राज्यसभा के, कल्याण बनर्जी थे, नदीमुल हक थे। उनको समय नहीं दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया और जोर जबरदस्ती करके इसको बंगला में बोलते हैं गायर जोरे, इन्होंने बिल पारित करवा लिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और उन्होंने कहा कि ये, जबकि अभिया बिल को जो है 8 महीने हो गए, उसका बिल अभी तक पारित करने के लिए पड़ा हुआ गवर्नर के पास में, पारित नहीं हुआ, जबकि उनका 7 में हो गया। उनका अगर बंगाल की ये स्थिति होती, खराब होती, तो आज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उससे सीएम को न्योता नहीं आता कि वो आकर के उसको एड्रेस करें। उन्होंने उदाहरण दिया कि मणिपुर में क्या हुआ, वहाँ पर तो हजारों लोग बेघर हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया, प्राइम मिनिस्टर गए नहीं, और ये स्थिति वहाँ पर है। और आप
जहाँ मुर्शिदाबाद में हालांकि कोई एक व्यक्ति में मरता है तो खराब होता है, और मात्र 3 व्यक्ति मरे हैं, और जो भी हुआ है बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति हुई है। उन्होंने प्रश्न किए तिवारी जी ने कि भाई जो हर पर्व त्यौहार के समय में आज जो मुर्शिदाबाद में हुआ राम जन्मभूमि हनुमान जयंती के बीच में दंगे करवाए गए, ये सब दंगे होते हैं कर स्थिति को ख़राब करने के लिए ये करवाए जाते हैं, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है ये। और उन्होंने उदाहरण दिया कि बनारस में जो खजूरी है जहाँ पर एक बच्ची का रेप हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब तक उसका कोई नहीं हुआ है। इस प्रकार बंगाल को दोष दे करके आप उस सारी चीज़ों को ढकना चाहते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि सारी चीज़ करवाई हुई है, ये दंगे बनवाए हुए हैं, और ये बंगाल जैसे बाकी में उभरा है वैसे बंगाल फिर उभरेगा, फिर वहाँ शांति स्थापित होगी और सच्चाई जो है सामने आएगी। ये कहना है सिर्फ प्रभात तिवारी का। इस प्रकार हमने भाजपा के एक नेता से बात की, उन्होंने अपनी बातें रखी। प्रभात तिवारी जी ने टीएमसी की तरफ से सारी बातें रखी। इसके पश्चात हम जो बात करेंगे वो एक सीपीएम के नेता से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बंगाल किधर, विदर बंगाल। और अभी हमारे 2 प्रतिभागियों ने, डॉक्टर निखिल प्रसून जो भाजपा के नेता हैं, श्री प्रभात तिवारी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने अपने ढंग से अपनी पार्टी की तरफ से बातें रखी। बहुत महत्वपूर्ण बातें की, उन्होंने कई सवाल उठाए, इन्होंने भी कई सवाल उठाए। उनके सवाल का इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने कुछ उनकी पार्टी पर सवाल उठाए। सारी बातें आपके सामने कैटेगोरिकली रखी उन्होंने। और अब हम बात करते हैं सीपीएम के नेता इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट साहब से। इम्तियाज़ अहमद साहब का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो मुर्शिदाबाद को लेकर के एक पूरा पश्चिम बंगाल में एक प्रकार का एक लग रहा है पूरा वातावरण खराब हो गया, तो आपके 2 हमारे राजनीतिक नेता, भाजपा के नेता और टीएमसी के नेता, दोनों ने अपने अपने ढंग से बात रखी है। सीपीआईएम यहाँ पर आज उसकी स्थिति अच्छी नहीं है राजनीतिक रूप से, लेकिन कई वर्षों तक सीपीआईएम या उनकी लेफ्ट पार्टी यहाँ रूल कर चुकी है। तो आज जो बंगाल के अंदर में जो सारी स्थितियाँ बनती है तो उसमें आपकी भी जवाबदेही होती है, आपका भी उसमें से होता है। भले आज आपकी स्थिति पॉलिटिकली बहुत अच्छी नहीं हो, फिर भी आपका अपना से है और आप क्या सोचते हैं एक मायने रखता है वो। इसलिए हम आपसे चाहेंगे इम्तियाज़ अहमद साहब, बजाय कि हम इन्होंने दो ने क्या कहा उसको दोहराने के, हम चाहेंगे सीपीएम जो है, हम ये भी हमारी भी ऐसे कि सीपीएम जो इतनी बड़ी रूलिंग पार्टी थी, एक समय था जब सीपीएम के बारे में कहा जाता भाई सीटें भले कम हो जाए लेकिन ये पावर से जा नहीं सकती, लेकिन चलेगी पावर से। और अब एनीवे जो भी है राजनीति डेमोक्रेसी में पावर आता है और जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सारे के जो हमारे वामपंथी ताकतें हैं वो इन सारे मुद्दों के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आपका धर्म ये जो संघर्ष होता है इस मामले आपका एक स्टैंड अलग स्टैंड होता है। तो आप क्या स्टैंड करते हैं, कैसे ये झमेला हुआ आज मुर्शिदाबाद को लेकर के, क्यों झमेला हुआ, क्यों हिंदू मुसलमान संघर्ष हुआ, कैसे लोग बेघर हुए, और उसमें आपका क्या स्टैंड रहता है श्री इम्तियाज़ अहमद साहब? ऐसा है कि हमारे 2 वक्ताओं ने अपनी बात विस्तारित रूप से रखा है। सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहूँगा सागर मंथन में कि भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो नेहरू जी दिल्ली के धरती पर हमारा ध्वज उड़ा रहे थे जिस समय, उस समय गांधी जी पश्चिम बंगाल में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में वो जो धरती थी धोने खाली की धरती थी, वहाँ सांप्रदायिक दंगा 1947 में हुआ था। तो धोने खाली से लेकर के संदेश खाली तक का एक इतिहास है। इस बीच में अभी आपने कहा कि दंगे हुए पश्चिम बंगाल में, वो तृणमूल के शासन में टीटागढ़ से लेकर के आप शुरू करिए हाजीनगर, बैरकपुर, हावड़ा, हुगली, ये सारे जगहों पे दंगे हुए। ये पटभूमि को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि 34 वर्ष तक यहाँ वामपंथियों की हुकूमत थी। इन 34 वर्षों में जिस प्रकार से हमने देखा, चूँकि ये आपका हिंदी चैनल है और हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, नॉन बंगालीज जो लोग हैं वो लोग इस चैनल को बेची करके देख रहे हैं, क्योंकि एकमात्र ये हिंदी का चैनल है आपका।
अब ये समझना होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जो भी हिंदी भाषी उर्दू भाषी जो लोग हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश या बिहार या राजस्थान या हिंदी क्षेत्र से वो लोग जो लोग आए, वो यहाँ पर रोटी रोजी की तलाश में आए। आने के बाद 34 वर्षों तक यहाँ भूमिहीन किसानों को वो ज़मीन का आवंटन किया गया और राज्य सरकार, वामपंथियों की सरकार किसानों के अंदर खुशहाली लाने का काम किया और एक फसली ज़मीन जो है वो 3 फसली ज़मीन हुई। देहातों के अंदर में भी गरीब लोग जो हैं वो लोग सीना उठा करके, सर उठा करके, उनके दिलों में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। और जो भाषागत जो संख्या लोग जिनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, हिंदी और उर्दू स्कूल बने, प्राइमरी स्कूल बना, सेकेंडरी स्कूल बना, कॉलेज के अंदर में हिंदी डिपार्टमेंट बना, उर्दू डिपार्टमेंट बना, हिंदी क्या कहते हैं कि एकेडमी बना, उर्दू एकेडमी बना और हिंदी भाषी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लेकर के बर्दवान यूनिवर्सिटी से लेकर के जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ पश्चिम बंगाल के अंदर में हैं, तमाम जगहों पर प्राइमरी स्तर पर हिंदी की किताब हिंदी बोर्ड की तरफ से, उर्दू की किताब उर्दू एकेडमी की तरफ से दे करके कारखानों के अंदर जो लोग काम करते थे वो लोगों को एक जीवन और एक सच्चा शेल्टर और एक सेफ शेल्टर मिला। यही वजह थी कि आज जो भी हिंदी भाषी हैं 34 वर्षों में उन्होंने अपनी रोटी रोजी को कमाया। और यही वजह था कि किसानों के अंदर जब खुशहाली आई तो आलू की चाष में पश्चिम बंगाल 1 नंबर हुआ, सब्जी के में जो है पश्चिम बंगाल 1 नंबर हुआ। और जिस तरह से बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा अपने शासनकाल में कि कृषि जो थी वो हमारी भित्ति थी और शिल्प जो होगा वो हमारा भविष्य होगा। तो आप अगर देखिएगा तो बकरेश्वर थर्मल पावर से लेकर के हल्दिया पेट्रोकेमिकल से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में छोटा और शिल्प उद्योग जिसको कहा जाए वो किया गया, जिसमें हिंदी भाषी उर्दू भाषी लोगों को उनको पूरा सहयोग मिला। और ये सारे लोग कारखानों में, जो भी कारखाने थे पश्चिम बंगाल के अंदर में, हावड़ा के अंदर बंद, रेमिंगटन से लेकर के और भी जितने कारखाने, ये अलग बात है कि ये सारे कारखाने अभी बंद हैं। राज्य सरकार के पास भी कोई थ्योरी नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी कोई पॉलिसी नहीं इन तमाम बंद कारखानों को खोलने के लिए। आज वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल, नजरुल इस्लाम का पश्चिम बंगाल और रविंद्रनाथ का पश्चिम बंगाल आज यहाँ देखा जा रहा है कि आज धर्मांधता हो रही है। आज धर्मांधता हो रही है। आज हम अफसोस होता है हमको कि आज जिस प्रकार से एक सिर्फ यही नहीं है कि क्या कहते हैं कि एक सामान्य कांड हो गया डॉक्टर बिटिया का, या ये समझ लीजिए कि जो हुआ मैंने रेप कांड जो हुआ डॉक्टर बेटी का, वो एक आप देखिएगा तो मैंने पार्क स्ट्रीट से लेकर के कामदूनी से होते हुए अब अभया तक जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने निर्धारण कर दिया कि इस उम्र की औरत के लिए इतना रुपये कंसेशन, इस उम्र की औरत के साथ में अगर कोई अत्याचार होता है तो इतना रुपये कंसेशन। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो रेपिस्ट है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसके लिए कोई बुक किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सामान्य घटना है। ये सामान्य घटना करके इन सारे माने उग्रपंथियों को या ये जो लोग समाज के दुश्मन हैं इनको उत्साहित किया। यही वजह है कि आज हमने देखा अभया कांड के अंदर में कि जब एक प्रतिष्ठान के अंदर में एक रेप होता है वहाँ सरकार की तरफ से कोई सू मोटो मामला नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला हुआ, जब वहाँ पर सुनवाई की गई तो सरकार से जब पूछा गया कि आप ये बताइए कि एफआईआर किसने किया, तो उस वक्त प्रतिष्ठान की तरफ से एफआईआर नहीं हुआ। जो पीड़िता के परिवार के लोग जाकर के थाने में 2 घंटा बैठ करके वहाँ पर गलत तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से वो मैंने किया गया और इसमें जो है वो ऐसा कमज़ोर केस बनाया गया कि इसमें असल दोषी जो लोग हैं, एक बिल्कुल नेक्सस था, बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें हज़ारों हज़ार करोड़ का नकली दवाई से लेकर के और तमाम जो स्कैंडल सामने आ रहा है जिसमें मंत्री के लोग भी हैं। तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नेक्सस के आधार पर ही हुआ। आज मुर्शिदाबाद के अंदर में जो लोग तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, एक समय शुभेंदु अधिकारी जो भी बीजेपी के नेता हैं, उनका हाथ पकड़ के वो तृणमूल कांग्रेस में आए थे। क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए वो बीजेपी में नहीं आ सके, लेकिन इंटरनल नेक्सस उनका जरूर है जिसके आधार पर बीजेपी और तृणमूल के नेक्सस और उनके सांप्रदायिकरण के आधार पर ये काम हुआ है।
इसलिए हुआ है कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस प्रकार से दुर्नीति हुई है, पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से करप्शन हुआ है और गरीबी की ज़िंदगी में जो जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, इनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया है। कारखाने बंद हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी अपनी जगह पर चरम सीमा पर है और 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया दे करके सादा उम्र सीट पर ये लोग जो है मंत्री लोगों ने पैसा लिया। अर्पिता मैडम का आपने देखा कि उनके घर से करोड़ों करोड़ रुपए का बंडल निकला। हमारे शिक्षा मंत्री जेल में है। ये कितनी शर्म की बात है कि एक राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में हो। और समझ लीजिए कि नारदा से लेकर के शारदा तक हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से लूट मचा और जिसको केंद्र सरकार ने पूरे तौर पर समर्थन किया, इंटरनल उनका सेटिंग जिसको हम कहते हैं कि ये ए और बी टीम इन्हें पूरे तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये आज जिस परिस्थिति में पश्चिम बंगाल है, यहाँ ये ऐसा पश्चिम बंगाल कभी नहीं था। ये अलग बात है कि कोई सांप्रदायिक तत्व था जो हमने कहा कि मऊखाली के अंदर में शुरू हुआ था 1947 के बाद, लेकिन वामपंथियों ने इन तमाम सांप्रदायिक जो शक्तियाँ थी, इन तमाम सांप्रदायिक शक्तियों को बंद कर करके पश्चिम बंगाल के अंदर में सौहार्द का वातावरण लाया था, जिसकी वजह से खुशहाली आई थी पश्चिम बंगाल के अंदर में। और आज वो सौहार्द का वातावरण खत्म हो गया, जिसके कारण आज ये सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष एक सांप्रदायिक ताकत और एक मौकापरस्त ताकत, ये लोग मिल करके, दोनों मिल करके पश्चिम बंगाल के जो जनजीवन है उसको असामान्य करने की कोशिश कर रही है। आज ये धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर विभाजन कर रहे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जो लोग आज धर्म के विभाजन को सही मानते हैं, अगर वो भाषा का विभाजन जब होगा, जब हिंदी भाषी और अमरा बंगाली की जब बात आएगी, तो वो कहाँ जाएंगे। धन्यवाद। श्री इम्तियाज अहमद साहब ने सीपीएम की ओर से कई बातें रखी। उन्होंने भी शुरू किया 1947 में, जब महात्मा गांधी नेतृत्व में हुआ, वहाँ भी उस वक्त नोआखाली की याद दिलाया उन्होंने, और नोआखाली से लेकर के संदेश खाली तक क्या हुआ, कैसे सांप्रदायिक विद्वेष हुआ, उनके बारे में उन्होंने बताया। 34 साल तो हमारी हुकूमत थी वामपंथी, हमने काफ़ी हद तक इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला किया, सांप्रदायिक ताकतों को ख़त्म किया, और साथ ही साथ हमने भूमिहीन किसानों को ज़मीन देने से लेकर के और उद्योग लगाने तक के लिए काम किया बंगाल में। उन्होंने एक एक करके कैटेगरी हमको बताया, और सारे वर्कर्स को यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई हमने, हिंदी एकेडमी की स्थापना की, और उसका नतीजा हुआ कि आलू में भारत पश्चिम बंगाल नंबर 1 हुआ, खेती में, सब्जी में नंबर 1 हुआ, कृषि के हुआ काफ़ी हुआ, और शिल्प का उन्होंने कहा भी कि कृषि हमारी वृत्ति है और शिल्प हमारा भविष्य। बुद्ध भट्टाचार्य जी का उन्होंने कोट किया उन्होंने। आज बंगाल के अंदर फिर धर्मांधता पनप रही है। जो काम हम लोगों ने किया, समाप्त किया, बंगाल में एक नई तस्वीर रखी, उन सब को कैटेगोरिकली ख़त्म कर रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत तो लगी हुई है ही, टीएमसी भी उस मामले में शामिल है। उन्होंने कहा कि नकली दवाई के स्कैंडल्स हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद के हवाला करते उन्होंने कहा कि टीएमसी बीजेपी मिल करके एक सांप्रदायिक पार्टी, एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी मिल करके उन्होंने चूँकि गरीबों के जीवन में कोई सुधार नहीं किया, और शिक्षा मंत्री के घर में करोड़ों का बंडल मिलता है। उनका नारदा से शारदा तक जिस तरह से लूट मची है, और धर्म के नाम पर जो विभाजन हो रहा है, बंगाल की कल्चर को ख़त्म किया है, कैसे ख़त्म हुआ है उन्होंने बताया। इस प्रकार सीपीएम ने अपने स्टैंड रखा, और हम उनके दूसरे दौर में हम उनसे और भी बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बंगाल किधर, विदर बंगाल, और अभी हमारे तीनों प्रतिभागियों ने, डॉक्टर निखिल प्रसून, प्रभात तिवारी जी और इम्तियाज अहमद, तीनों ने अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड बताया। कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति कैसे बदली, क्या हुई, सब उन्होंने कैटेगोरिकली बताया, और कई सवाल उठाए, कई सवालों के जवाब भी लिए। आइए हम फिर से बात करते हैं डॉक्टर निखिल प्रसून से। डॉक्टर प्रसून, बीजेपी एक पॉलिटिकल फोर्स बनी है, अभी केंद्र में उनकी सरकार चल रही है। बीजेपी ने बहुत चेष्टा की बंगाल के अंदर में, और कुछ एमएलए बने भी, कुछ एमपी, लेकिन क्या कारण है कि इतने वर्ष के बावजूद
यहाँ कांग्रेस आई, फिर लेफ्ट फ्रंट की ताकत बनी, फिर टीएमसी, लेकिन बीजेपी इस सब के बावजूद यहाँ बंगाल में अपना पांव बहुत दमा नहीं पाई, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आप वो काम नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं करना, जो आप केंद्र में आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि आप पिछुड़ रहे हैं बंगाल के अंदर में? इस पूरे बंगाल के जो बातें तीन हुई उनको संदर्भ में पूछता हूँ, बहुत संक्षेप में हम चाहते हैं आपका जवाब। देखिए, उससे पहले मैं 2-3 लाइन बोल दूं जो हमारे मित्र ने कहा हमारे ऊपर। देखिए, वक्फ संशोधन जो विधेयक आया है, इसमें ये एक ऐसा विधेयक है जो कि मुसलमानों की दिशा में युगांतरकारी, उनकी दशा और दिशा में युगांतरकारी परिवर्तनों का सूत्रपात करेगा। कहाँ पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं भी ऐसा वक्फ का कानून नहीं था जहाँ की किसी को भी वक्फ बाई यूज़र या वक्फ औलाद करते हुए पूरी तरह से जो गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए गया है। वक्फ पर कभी और परिचर्चा रखिएगा इस विधेयक पर, तो हम बिल्कुल भाग लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इसमें लंबे समय तक परिचर्चा हुई, देश के विभिन्न लोगों से सुझाव भी माने गए और बहुत ही अच्छा बिल आया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये कहा गया कि ये जो मणिपुर की बात बार बार आ जाती है, देखिए 1993 में सबसे बुरा दंगा अगर मणिपुर में हुआ था वो 1993 में था, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर आर.के. देवेंद्र सिंह थे। करीब 750 लोग मारे गए और 2005 से लेकर के 2015 तक कम से कम 5,500 लोगों की हत्या हुई। और सबसे लंबा ब्लॉकेड जो मणिपुर में हुआ था 123 दिन का, वो 2011 में हुआ था। एक एथनिक वायलेंस है, नागा है, कुकी हैं, मैती हैं, उन सबों के बीच में हिस्टोरिकल 18वीं सेंचुरी से चला आ रहा एक जो है वहाँ की समस्या है, उसे बहुत संवेदनशीलता के साथ उससे हम लोग डील कर रहे हैं। उसकी तुलना ये पश्चिम बंगाल से नहीं की जा सकती है। वो एक ऐसा मामला है, बहुत डिलीजेंटली उसे डील करना होगा। पश्चिम बंगाल में जहाँ तक इन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है वायलेंस, इसमें बांग्लादेशियों का हाथ है। पश्चिम बंगाल में जो एसआईटी है उसकी पुलिस ने कल रिपोर्ट जो सबमिट किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि जो लोकल मिसक्रिएंट्स है, लोकल यूथ है, जो सेजूर मोड़ पर और शमशेरगंज में जिस तरह से उन लोगों ने, लोकल यूथ्स ने स्टोन पेल्टिंग किया, बमबाजी की, इसमें पुलिस की रिपोर्ट ही इस बात का खंडन करती है कि उसमें बांग्लादेशी नहीं, उसमें लोकल यूथ है। और 2 लोगों की हत्या में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो बांग्लादेशी नहीं है, वहां के लोकल रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं। और ये तृणमूल सरकार की निकम्मेपनी की वजह से उन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने देखा कि हर एक बूथ पर हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं, हर बूथ पर हमारा संगठन है, लेकिन जिस तरह से डरा धमका करके बूथों पर नहीं बैठने देना, प्लस जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, जो चुनाव के जो परिणाम आते हैं, जो मतगणना केंद्रों पर डरा धमका करके हमारे कर्मियों को जिस तरह से पूरी तरह से उनको एक तरह से प्रताड़ना की जा रही है, उसकी वजह से हम लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, जो कि 2026 में इस कमी को भी हम लोग दूर कर देंगे। नमस्कार। आइए हम प्रभात तिवारी से बात करें। प्रभात तिवारी जी, एक बात सवाल उठता है, आपने मणिपुर का सवाल उठाया कि जवाहर मिनिस्ट्री गए, लेकिन इतना बड़ा झमेला हुआ मुर्शिदाबाद में, सीएम तो नहीं गई वहाँ पर, सीएम को जाना चाहिए था, बल्कि उन्होंने गवर्नर को भी मना किया आप भी मत जाइए। तो इस मामले में आपको क्या लगता है, जो मुर्शिदाबाद में जो भी चल रहा है, ये शांति कैसे इस्तेमाल होगी और इसका क्या राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव भी सामने आने वाले हैं? हम बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे आपसे। प्रभात तिवारी, आप जो कह रहे हैं, या भाजपा के मित्र हमारे ने कहा सीएम वहाँ नहीं गए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज सीएम ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठकर मौलाना मौलवियों से एक बहुत बड़ी बैठक की और कब बिल को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि सीएम जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एक साल मणिपुर नहीं जाते हैं, अमित शाह साहब 6 महीना मणिपुर नहीं जाते हैं, तो सीएम साहिबा ऐसा नहीं है। सीएम साहब ने पिछले 7 तारीख को ही घटना के बाद ही जो है आपका एक बहुत बड़ी पूरे बंगाल के मौलवियों को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक की और उनको समझाया कि देखिए मामला हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय आने दीजिए, एक रास्ता निकलेगा। तो ममता दीदी जो है ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, 24 घंटा में वो बोलती नहीं है कि मैं 18 घंटा 20 घंटा काम करती हूँ। ममता दीदी तो 24 घंटा में 48 घंटा काम करती है और ये दिखता है। और रही बात बाम भाई जो कह रहे थे, तो इस पश्चिम बंगाल में जब बाम का सरकार था तो उस समय माँ को उसके बेटे की मृत्यु करके उसके खून से सने भात खिलाए जाते थे। ये वामपंथियों के राज में हुआ है। तो भाजपा और वामपंथी जो है तृणमूल को शिक्षा ना दे, शांति बहाल कैसे किया जाता है वो ममता बनर्जी जानती है और शांति बहाल हो रहा है। वरना आज वहाँ राज्यपाल नहीं जा पाते और कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी गए हैं और हमारी जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं वहाँ काम बाकायदा से कर रहे हैं।
तो शांति बहाल हो रही है और बहुत जल्दी आशा करते हैं कि बहाल हो जाएगी। चलिए, उसमें 2 साल और 1 साल नहीं लगेगा। इम्तियाज़ साहब से हुआ। इम्तियाज़ साहब, हम चाहते हैं कि सिर्फ सीपीएम की तरफ से नहीं, आप बाकी चीज़ों के बारे में भी, चूँकि एक अभी रूलिंग पार्टी सेंटर में बीजेपी ने कह दिया अपनी बात, स्टेट में रूलिंग पार्टी टीम से बात कहा, आप अभी रूलिंग पार्टी नहीं है, लेकिन हम आपको एक पॉलिटिकल फैक्टर मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर है, इसमें दो राय नहीं है। आपने इतने साल राज भी किया है, क्या वजह कि इतना सब करके भी आपने कृषि के में काम, बहुत बड़ा काम किया है, शांति स्थापना की, सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए, सब कुछ करके भी आप पावर में आज कंप्लीटली, देखिए राजनीति डेमोक्रेसी में पावर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं आप पिछड़ रहे हैं? क्यों वहाँ पर बंगाल आपको रिजेक्ट कर चुका है? इम्तियाज़ साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीजेपी के मित्र जो हैं ये बार बार जो है वक़्फ़ का संशोधन बिल और अमेंडमेंट जो है उसको उठा रहे हैं। तो उस पर हम ये कहना चाह रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से हम लोग ये देख रहे हैं कि 370 आया, उसके बाद 3 तलाक आया, उसके बाद फिर एनआरसी आया, उसके बाद फिर ये आपको वक़्फ़ संशोधन बिल आया और उसके बाद यूसीसी आएगा। ये है विभाजन भारतवर्ष के अंदर में। चूँकि केंद्र के अंदर जो सरकार है, ये सरकार जानती है कि 90 और 10 के हिसाब से हमको विभाजन करना है और 100 करोड़ हिंदुओं को 25-30 करोड़ मुसलमानों से डराने का काम कर रही है। ये काम हो रहा है पूरे ताकत के साथ। और ये जो वक़्फ़ का यहाँ तक सवाल है, वो वक़्फ़ ये है कि जिसका वक़्फ़ है, वक़्फ़ तो बीजेपी, वक़्फ़ का माने दान, बीजेपी तो कोई दान नहीं कर रहा है, या बीजेपी का कोई बंधु या कोई नेता वो दान तो कर नहीं रहा है। ये उनके धर्म का, मुस्लिम धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, एक वर्शिप है, जिसके आधार पर लोग स्वेच्छा से अपने संपत्ति को दान करते हैं, कम्युनिटी के लोग और जनसाधारण की सेवा के लिए। तो जिनकी संपत्ति है, उस संपत्ति की रक्षा, उस संपत्ति का को किस तरह से चलाया जाएगा, उसके बारे में वो 1937 का जो शरीयत एक्ट है और उसके बाद 2013 के अंदर में वक़्फ़ कानून और उसके बाद 2054 और 1995 का जो प्रिंसिपल लॉ है, ये प्रिंसिपल लॉ को बदलना चाहती है। ये प्रिंसिपल लॉ जो है इसको बदलना चाहती है, जो कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल्स 15, 16, 25, 26 उसके साथ में वो कंट्राडिक्ट करता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो एक तरह से काला कानून लाने का मतलब ये हुआ कि पोलराइजेशन करना हुआ, फिर मुसलमानों के अंदर में एक हताशा लाना, मुसलमान रास्ते पर आएंगे, प्रतिवाद करेंगे, दंगा होगा, स्पॉन्सर्ड दंगा ये लोग करवाएंगे मिल करके, और उसके बाद फिर हिंदू और मुसलमान को भाग किया जाएगा। और उसमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इनके काले कानून को एक बात मैं इस बीच में पूछना चाहता हूँ जी, कि अभी जैसे ये जो बोहरा मुस्लिम है जी, वो लोग मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, बोहरा मुस्लिम जो है, हम बता रहे हैं, बोहरा मुस्लिम जो हैं वो गुजरात के मुसलमान हैं, और गुजरात के जो मुसलमान हैं वो उनका अलग सिस्टम है, अलग, हालांकि वो लोग भी मुसलमान हैं, लेकिन वो 1% भी भारत में नहीं है। 99.99% जो लोग हैं सुन्नी बोर्ड है, और सुन्नी बोर्ड जो है वो वक़्फ़ करती है, उनका अलग सिस्टम रहा है। ये लोग शुरू से गुजराती लॉबी जो है ये इस हिसाब से उनका समर्थन करती होगी, लेकिन भारतवर्ष के जो 99% मुसलमान हैं उनके खिलाफ ये सरकार काम कर रही। और वक़्फ़ जिनका है उसके आधार पर ही कोई नीतियाँ बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सटीक रूप से जो है इनके बायूजर्स के कानून को, और उनके माने कहा गया कि धार्मिक संस्थान के अंदर में, मस्जिदों के अंदर में कस्टोडियन के हिसाब से हिंदू को लाया जाएगा। एक तरफ आप यूसीसी में ये कहना चाहते हो कि एक देश और एक कानून हो, तो क्या आप तमाम हिंदू धर्म संसद में, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट में, चाहे दूसरे जो साउथ के अंदर में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मीनाक्षी मंदिर हैं, उस ट्रस्ट में क्या आप मुसलमानों को रखेंगे वहाँ की परिचालना में? तो क्यों आप मस्जिद के अंदर में घुस करके परिचालना करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सटीक रूप से इस काले कानून को बातिल किया गया है, और इस काले कानून को बातिल करने के लिए भारत के तमाम हिंदू और मुसलमान, इसलिए कि इसमें कहा गया, हमारे देश की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें ये कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग, हम का मतलब ह से हिंदू, म से मुसलमान। अगर ह के ऊपर में हमला होता है तो म को उसके सेवा में उतरना होगा उसके साथ, और म के ऊपर में अगर कोई हमला होता है तो ह को उतरना होगा।
तो ह और म मिल के बनता है हम। और ये हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसलिए भारत के संविधान को बचाने के लिए ये तमाम काले कानून ये केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं सांप्रदायिक भेदभाव के लिए। इसको तमाम हिंदू और मुसलमान मिल करके इसके खिलाफ रास्ते पर उतर करके, और मुर्शिदाबाद में हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मोहम्मद सलीम, मीनाक्षी मुखर्जी और दूसरे तमाम लोग उपस्थित होकर के उस परिवार के साथ सहानुभूति और उस परिवार के शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और जीवन अपना सहयोग देने का, और वहाँ जा कर के वो अमन और शांति के लिए चेष्टा किया है। इसके पहले कि हम कंक्लूड करें, शायद प्रसून साहब कुछ बोलने के लिए। 57 मुस्लिम देश है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ की यह वक्फ कानून हो, जहाँ की जिसको बोल दिया वहाँ बैतुल माल है, मैं वहाँ सारा वहाँ बैतुल माल है, वहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको नहीं मालूम है डॉक्टर साहब, चूंकि आप डॉक्टर हैं, एक आपको नहीं समय मालूम है। में वक्फ ने लाल किले पर पार्लियामेंट में पर भी अपना अधिकार जता दिया। अरे भाई साहब, जहां भी हाथ रख दिए वही का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब दूसरी बात, मैं एक अभी ये मोन्यूमेंट एक्ट जो आप लाए हैं, दूसरी बात जो मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आप लाए हैं, इस लाने का क्या मतलब हुआ? इसको लाने का मतलब ये चोरी जो है पार्लियामेंट के अंदर आप मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाए हैं और ला करके देश के अंदर जो तमाम जो मस्जिदें हैं, उस मस्जिद के ऊपर में आप हमला करना चाहते हैं, टीपू सुल्तान मस्जिद के ऊपर में हमला करना चाहते हैं, और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, ठीक नहीं है। वक़्फ़ का जो मामला जो है ये 1939 के जो शरीयत एक्ट है, उस शरीयत एक्ट के बाद से जो और जो 57 जो देश के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो 57 देश में वहाँ बैतुल माल है, वहाँ सारा जो है जो संपत्ति जो है दान है वो एक सेंट्रलाइज तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर इस प्रकार से ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं आपको जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में हमारी भी नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं हम है। किसको देंगे? दूसरी बात हमारी संपत्ति है और ये गरीबों के लिए है, और गरीब के लिए वर्क कर रहा है, और उसमें आप अभी कह रहे हैं कि गरीब के लिए। अरे मैं जो संपत्ति आप दिए हैं, आपका दिया हुआ तो नहीं है, ये संपत्ति दिया हुआ है जो लोग किसी के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो देंगे संपत्ति, तीसरी वो अपना कर रहे हैं। अरे आप अगर कुछ देते तो आप कहते कि हम दिया है। मंदिर का अलग कानून है, मठ का अलग कानून है, तमाम धर्म, ये हमारा जो इंडियन जो है वो रियल एस्टेट का मामला है, उसका संचालन हिंदू और नहीं है। आपका मस्जिद के कमेटी या मदरसे के कमेटी सारा मुसलमान रहेंगे तो बिल्कुल रहेंगे, क्यों बिल्कुल रहेंगे, लेकिन वक्फ धर्म का मामला से ज्यादा वो रियल एस्टेट के मैनेजमेंट का मामला है, उसमें आईएएस रह सकता है, वो हिंदू हो सकता है। चलिए आपने अपनी बात कर दी, प्रतिनिधि हम कंक्लूड कर लेते हैं। आयोग में आप कहिएगा कि कोई आईएएस न रहे, बोलिए अब हम कंक्लूड करते हैं। अब इम्तियाज आप प्रश्न करते हैं, बंगाल किधर, सुनिए एक मिनट, बंगाल किधर और खासकर मुर्शिदाबाद के संदर्भ में हमने बातें की, वक्फ की बातें भी आई। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है, हम चाहते हैं कि इस बहुत महत्वपूर्ण मामले को, इसे मैंने उसका नाम बंगाल किधर रखा कि हम पूरे बंगाल को लेकर, पूरे बंगाल के सीनियरों को लेकर हमने बात की। हमको बड़ी खुशी है कि हमारे तीनों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी बातें रखी, भले ही उनकी बातें अलग अलग थी लेकिन कोई भी विषयांतर नहीं हुआ, सबने अपने अपने विषय में बात की। विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, हमारा काम है एक टीवी के नाते हम अपने दर्शकों को, हम अपने श्रोताओं को तीनों के पक्ष रखे हमने, और हमने बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे तीनों प्रतिभागियों को पूरा समय दिया, पूरी बातें रखी। मतभेद हैं, बने रहेंगे, डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी एक कर्तव्य था कि हम अपने दर्शकों को सारी बातें रखें, तीनों पक्ष में रखा। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर निखिल प्रसून के, श्री प्रभात तिवारी के और इम्तियाज अहमद एडवोकेट साहब के, जिन्होंने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण दलीलें दी, सवाल उठाए, सवालों के जवाब दिए। हमारे श्रोता भी, हमारे दर्शक भी इस मामले में अगर कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tazatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।